एनर्जी बैंड थ्योरी ना। चलिए, इसमें हम लोगों ने सिलिकॉन के बारे में पढ़ा था। और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आखिरकार जो सिलिकॉन है वो सेमीकंडक्टर के लिए इस्तेमाल क्यों किया जाता है। यही तो पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिलिकॉन एज अ सेमीकंडक्टर यूज्ड क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग पढ़ी थी, है ना। बॉन्ड बनाना पढ़ा था, ये सब चीज़ें हम लोगों ने की थी। अब हम लोगों को आज एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़नी है कि आखिर एनर्जी बैंड थ्योरी होती क्या है और कैसे ये वर्क करती है। देखिए, इसमें हम लोग एक ग्राफ स्टडी करते हैं, सिलिकॉन के लिए ही ग्राफ स्टडी करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सिलिकॉन का जो नंबर होता है 14 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो होते हैं ये सब शेल कहलाते हैं ना, एसपीडीएफ सब शेल होते हैं। तो सिलिकॉन का जो एटम होता है, सिलिकॉन का एटम है, उसके सब शेल हैं। सब शेल्स क्या होते हैं? सब शेल्स ऐसे ऑर्बिट होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। और हर एक शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास अपनी खुद की एनर्जी होती है ना। और अगर हम एनर्जीज के डिफरेंशिएशन की बात करें तो 1s में के पास जो एनर्जी होगी और 2s के पास जो एनर्जी होगी, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। s और p के एनर्जी में डिफरेंस रहेगा, p और d के एनर्जी में डिफरेंस रहेगा। मतलब हमारे कहने का ये है कि हर एक सबशेल जो होते हैं उनके पास एनर्जी अलग अलग पाई जाती है। एनर्जी अलग अलग पाए जाने का मतलब क्या है कि अलग अलग अगर एनर्जी है तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन्स को उस ऑर्बिट से बाहर निकालना है तो भी हमको उनको अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। ये जो ये जो आपके सबशेल्स हैं, अगर इनको हम लोग ग्राफ में दिखाएं, वैसे तो ये ऑर्बिट्स कहलाते हैं, है ना। इसके 3 ऑर्बिट हैं। ये फर्स्ट वाला ऑर्बिट है, ये सेकंड वाला ऑर्बिट है और ये थर्ड वाला ऑर्बिट है। 3 ऑर्बिट हैं। लेकिन अगर इस ऑर्बिट को हम लोग सर्कुलर वे में दिखाने की बजाय, एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिखाने की बजाय एनर्जी लेवल या ग्राफ के फॉर्म में दिखाएं, तो हम लोग इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसके लिए। इसमें हम लोगों के पास अलग अलग एनर्जीज होंगी। सपोज कर लीजिए कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है। 1 2 3 4 5 5 एनर्जी लेवल्स होंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ये जो लाइंस हमने खींची हुई हैं, ये लाइंस अलग अलग एनर्जी लेवल को दिखा रही हैं। किसके एनर्जी लेवल को? सिलिकॉन एटम के एनर्जी लेवल को, जो हम लोगों ने यहाँ बनाया हुआ है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एनर्जीज को। ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, ये पहली एनर्जी लेवल को दिखाती है, शो करती है। और उसको क्या नाम देते हैं? 1s2। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है। सेकेंड वाला क्या है? ये 2s2 एनर्जी लेवल है। थर्ड वाला 2p6 एनर्जी लेवल को दिखाता है। ये एनर्जी लेवल है। इस ग्राफ में ये जो एक्स एक्सिस है, इस तरफ को हम लोग कौन सा लेते हैं? इस तरफ को लेते हैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, इसका क्या मतलब है? दो एटम्स के बीच में जितना ज़्यादा स्पेस होगा वो किसको दिखाएगा? एक्स एक्सिस को, है ना। मतलब एक्स एक्सिस में एटम्स के बीच की स्पेस को हम लोग शो करेंगे। ये तो एक्स एक्सिस के लिए हो गया। वाई एक्सिस में क्या दिखाएंगे? इधर हम लोग दिखाएंगे एनर्जी को। एनर्जी किसके? एनर्जी जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं उनके अंदर एनर्जी। क्योंकि देखो, अगर वाई एक्सिस की ओर चलेंगे, अगर हम लोग वाई एक्सिस की ओर चलेंगे तो एनर्जी के लेवल में ऊपर बढ़ेंगे, है ना। अगर एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे तो एटम्स के बीच की स्पेसिंग को देखेंगे। क्योंकि देखिए, ये एक हमारा सबशेल है पूरा, ठीक। इस सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो राउंड राउंड मोशन कर रहे होंगे। भाई यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ऐसे ही 2s2 में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। और ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं, ये डॉट क्या दिखा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। कि हम ये कह सकते हैं कि अगर इसमें 1 2 3 4 5 6 छः डॉट हमने लगाए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि 1s2 में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 एनर्जी लेवल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 6 हैं। अगर हम यहाँ पे 2 लगाते
तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस 1s2 सबशेल में हैं, इनमें जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर रखे हैं, इन सबके पास एनर्जी सेम है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये एक ही सबशेल में लाई कर रहे हैं सारे, तो सबके पास एनर्जी बराबर होगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, जो सेकंड वाला है, ऊपर वाला सबशेल 2s2, इसके अंदर जो एनर्जी होगी और 1s2 के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है। नहीं, फुलफिल है, वो अलग बात है। लेकिन इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास जो एनर्जी होगी और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास जो एनर्जी होगी, दोनों के एनर्जी में डिफरेंस होगा। इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लीजिए, इन दोनों के पास सेम एनर्जी होगी, इन दोनों के पास सेम एनर्जी होगी, लेकिन इन दोनों के पास जो एनर्जी होगी वो अलग अलग होगी। ये कहने का मतलब हमारा है। और जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाती है ना। इसका क्या मतलब है कि जब हम लोग 3p2 वाले सबशेल में पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने हैं टोटल? 2 ही तो हैं। p2 का मतलब 2 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। ठीक है। सबसे कम एनर्जी अगर किसी के पास होगी पूरे एटम में, सिलिकॉन के एटम में, तो वो किसके पास होगी? ऊपर वाले 3p2 जो सबशेल है उसके पास। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक एटम है सिलिकॉन का और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, बाहरी वाला, सबसे बाहर का है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4। 4 ही तो होते हैं, 2 2 4, है ना। 4 होते हैं। अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या कर रहे होंगे? ऑर्बिट में मोशन कर रहे होंगे अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये मोशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी है, तभी तो मोशन करेंगे। एनर्जी कितनी है? वो कितनी है? सिर्फ इतनी उनके पास एनर्जी है कि वो रिवॉल्व कर सकें। अगर वो ये सोचें कि हम इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाएं तो वो जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो इतने कम टेम्परेचर पर हैं कि वो इस ऑर्बिट को बाहर छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है। तो ये जो कंडीशन हमने बनाई है ये एक आइसोलेटेड एटम की है, एक अकेला एटम है। ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसके बगल में एक और एटम ले आते हैं। ठीक है। अभी तो आइसोलेटेड एटम है और आइसोलेटेड एटम के बगल में अब हम एक दूसरा एटम ले आते हैं। जब दूसरा एटम लेके आएंगे तो दोनों बगल बगल होंगे, एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। ये दोनों मान लीजिए सिलिकॉन के हैं, ये भी सिलिकॉन का है और ये भी सिलिकॉन का है। अब इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे आउटर मोस्ट में। जब ये दोनों अलग अलग थे तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब ये दोनों अलग अलग थे तो इस वाले इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन सिर्फ अपने न्यूक्लियस के साथ होता है और इस वाले एटम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका इंटरेक्शन किसके साथ होता है? विद ओनली इट्स न्यूक्लियस। इसके अलावा इसका इंटरेक्शन किसी और के साथ नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को एक पास ले आते हैं तो फिर ये क्रिस्टल बना देते हैं। क्रिस्टल समझते हैं? नंबर ऑफ एटम्स जब एक साथ कोलाइड करते हैं। ठीक है। जब बहुत सारे एटम्स एक पास लाए जाते हैं, छोटे छोटे एटम्स एक पास लाए जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। ठीक है। तो जब एक क्रिस्टल बना लेते हैं तो क्या होता है? क्रिस्टल बनाने के बाद की क्रियाविधि क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका इंटरेक्शन सिर्फ इसके साथ नहीं होता बल्कि बगल वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है ना। और इसका इंटरेक्शन सिर्फ इसके साथ ना होकर के बल्कि इनके साथ भी होता है। इससे क्या होता है? एनर्जी चेंज हो जाती है। ठीक है। और जब एनर्जी चेंज हो जाती है तो या तो बढ़ेगी या कम होगी, है ना। बस यही केस हम लोगों को यहाँ पर बारी बारी से स्टडी करना है। मान लीजिए कि इसमें हम लोग जो केसेस स्टडी करेंगे वो अलग अलग होंगे। 1 2 3 4, एक बार क्या होगा कि जब ये एटम दूर दूर होंगे एक दूसरे के साथ में, फिर उनको पास लाएंगे, फिर थोड़ा और पास लाएंगे, फिर थोड़ा और पास लाएंगे। ठीक है। मतलब एक बार थोड़ा इतना डिस्टेंस पे रहेगा, फिर थोड़ा डिस्टेंस और कम करेंगे, डिस्टेंस और कम करेंगे, और बिल्कुल लाके एक पास बिल्कुल ओवरलैप करा देंगे, इस तरीके से सुपर इम्पोज करा देंगे। और फिर देखेंगे कि इस तरीके के पास लाने से एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, उनके अंदर क्या बिहेवियर होता है। यही है हमारा एनर्जी बैंड थ्योरी।
इसी को हमको बारी बारी से स्टडी करना है। अब इसमें देखिए अलग अलग केसेस फॉलो होंगे। कौन कौन से केसेस होंगे? देखिए पहली बार हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट केस वो लेंगे जहां पर जितने भी एटम सिलिकॉन के ले रहे हैं, एक या दो या तीन या चार, जितने भी कंसिडर कर रहे हैं, सब एक दूसरे से क्या होंगे, काफ़ी अलग अलग होंगे, काफ़ी डिस्टेंस पर होंगे। जब वो दोनों डिस्टेंस पर होंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए अगर इसको हम लोग यहाँ दूर कर दें और इसको दूर कर दें, ठीक, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट केस में क्या है कि ये हमारा सिलिकॉन एटम एक अकेला आइसोलेटेड है, यहाँ पे बना हुआ है, और एक यहाँ बना हुआ है, काफ़ी डिस्टेंस पर हैं दोनों एक दूसरे के साथ में। और इन इलेक्ट्रॉन्स का जो आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए इन इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ अगर किसी के साथ इंटरेक्शन है तो वो किसके साथ है, अपने न्यूक्लियस के साथ, इस वाले का। और अगर इस एटम की बात करें तो इसका सिर्फ इंटरेक्शन अपने न्यूक्लियस के साथ में है। अगर हम आपसे ये कहें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स लग रहा है क्या, या ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से किसी फोर्स को महसूस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? हम्म नहीं नहीं, अभी सिर्फ हमको इतना बताइए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास चार्ज है ना, कौन सा, नेगेटिव। और न्यूटन्स कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक चार्ज दूसरे चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल है, तो ये इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा, क्योंकि कूलॉम ने ये चीज़ हम लोगों को बताई हुई है। लेकिन क्या इस चार्ज पार्टिकल का फोर्स ये चार्ज पार्टिकल महसूस कर पा रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहा है? क्यों नहीं कर पा रहा भाई? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। कूलॉम्स लॉ जो है वो ये कहता है कि F इक्वल टू के Q1 Q2/r²। ये कूलॉम्स लॉ है। यहाँ पे R क्या होता है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। अगर हम R को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें, अगर हम R को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो क्योंकि R फोर्स के रेसिप्रोकल है, तो अगर R को हम बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। देखिए अगर R को हम इंक्रीज कर देंगे, ये R इसके साथ कैसा है, फोर्स के साथ रेसिप्रोकल है ना, उल्टा है। तो उल्टा का मतलब क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ जाती है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो अगर ये डिस्टेंस हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, डिस्टेंस मतलब दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, है ना, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है आर, अगर इसको हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और अगर आर को हम कम कर देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये एक सेकंड सिलिकॉन एटम है, ये फर्स्ट सिलिकॉन एटम है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है ना। इतनी ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बहुत कम होगा, मिनिमम होगा। और अगर फोर्स कम होगा तो पहले वाले सिलिकॉन एटम और दूसरे वाले सिलिकॉन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी जो एनर्जी होगी, इनके अंदर जो एनर्जी होगी, मूव करने वाली एनर्जी, उसका इस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी मूव करने वाली है उससे कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं होगा। और इन दोनों के एनर्जीज का आपस में कोई इंटरेक्शन भी नहीं होगा। बात समझ में आई? ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, दूर दूर हैं। तो इसकी एनर्जी अलग होगी और इसकी एनर्जी अलग होगी, इन दोनों के आपस में एनर्जी इंटरेक्ट नहीं होगी, मिक्सअप नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। इस हाँ, इस फर्स्ट पॉइंट को हम लोग यहाँ से दिखाएंगे कि ये ऐसे देख लीजिए, ये वो कंडीशन ले रहे हैं, ये ए, ये वो कंडीशन है जहां पर दोनों एटम्स कैसे होंगे, एक दूसरे से डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, फर्स्ट केस हम लोगों ने ये लिखा है, फर्स्ट केस हम लोगों ने ये किया है कि जहां पर दो सिलिकॉन एटम एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर होंगे और उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालेगा, इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्राफ में पॉइंट ए से शो कर रहे हैं ना, यही तो है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस सिलिकॉन एटम को इसके थोड़ा सा नज़दीक लाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नज़दीक लाते हैं। थोड़ा सा नज़दीक लाने में मतलब क्या है हमारा,
इतना ले आते हैं, इतना नज़दीक ले आते हैं। पहले यहाँ पे था, अब इसको यहाँ पे ले आए हैं सिलिकॉन एटम को। तो जब इसको नज़दीक लेकर के आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इन दोनों का जो आपस में इंटरेक्शन है, क्योंकि फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस के साथ साथ वेरी करता है, चेंज होता रहता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ ये है। इसमें अगर हम डिस्टेंस को कम कर देंगे तो फोर्स बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी भी क्या होता है कि इन दोनों के बीच की जो एनर्जी का गैप है वो अभी भी क्या हो रहा है, हमको मतलब भर का विजिबल हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके ऊपर अगर कोई ऑर्बिट होगा तो वहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हालांकि ये ऑर्बिट लास्ट था, लेकिन हमने एक और ऑर्बिट आपको दिखाने के लिए बनाया है कि अगर इसके ऊपर एक और ऑर्बिट होगा तो क्या होंगे, उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। हम क्या कर रहे हैं, जो एनर्जी है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करते जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर चलने पर इंक्रीज बढ़ती एनर्जी इंक्रीज होती है ना। तो जब एनर्जी को बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे, तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों जो आप स्पेस आप देख रहे हैं ना, ये दोनों नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं। ठीक, ठीक है, ये दोनों नज़दीक आते हैं, ये दोनों नज़दीक आते हैं, ये दोनों नज़दीक आते हैं, और ये दोनों नज़दीक आते हैं। सेकंड केस में क्या हम लोग देखते हैं कि जब हम इनको एनर्जी देते हैं, सिलिकॉन एटम को बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं, मतलब इनको हम लोग कमरे के अंदर से निकाल के कमरे में रखते हैं, यानी रूम टेम्परेचर में ला करके रखते हैं। अभी फ़िलहाल जब ये दूर दूर रखे थे और इनके सबके बीच की ये स्पेसिंग थी जो हमको साफ साफ विजिबल हो रही थी, ये किस टेम्परेचर पे थी, बहुत कम टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर, मतलब कमरे के तापमान से भी कम तापमान पर। ठीक है, हम्म, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इनको उठा करके कमरे के तापमान पे रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे ला के रखते हैं। व्हाट इज़ द रूम टेम्परेचर, 273 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पे ला करके रखते हैं। जैसे हम उसको इस एटम को, सिलिकॉन के एटम को रूम टेम्परेचर पे ला करके रखेंगे, तो हम ये देखते हैं कि इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो कुछ कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन जितने भी एनर्जी लेवल हैं इन सब में आपस में तो कोई चेंजेस नहीं होता। सबसे ज़्यादा अगर किसी में चेंज होता है तो वो तो ऊपर के दो एनर्जी लेवल आप देख रहे हैं, 3p2 और 3s2, सबसे ज़्यादा चेंजिंग इसी में होती है। कैसे चेंजिंग होती है, मान लीजिए जो ए वाला केस था, इसमें क्या था, ये डिफरेंट डिफरेंट गैप आप देख रहे हैं ना, ये गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप विजिबल होता है। ये गैप कब विजिबल होता है, ये एनर्जी लेवल के बीच का गैप है। ये जो आप एक ऑर्बिट ये देख रहे हैं, एक ऑर्बिट ये देख रहे हैं ना, इसके बीच का जो ये गैप है ना, वही गैप ये यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ये जो गैप है ये लगातार कम होता रहता है। ये कम क्यों होता है, जब हम इस एटम को लोअर टेम्परेचर से निकाल करके और कहाँ ला के रखते हैं, रूम टेम्परेचर पर, यानी लगभग इसको 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान में अगर रखते हैं, तो एनर्जी लेवल्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है, कुछ चेंजेस होते हैं। और ये जो चेंज होता है, ये यहाँ पर ग्राफ में कैसा दिखता है कि हम ये क्या देखते हैं कि जैसे सिलिकॉन एटम को कमरे के तापमान पर ला के रखते हैं, तो ये जो गैप है 1s2 और 2s2 के बीच का, ये तो विजिबल होता है, मतलब ये तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। 2s2 2p6 के बीच का जो गैप है ये भी ठीक ठाक रहता है, जितनी गैपिंग पहले है उतनी सेपरेशन बाद में भी रहती है। लेकिन जो ये अपर वाले दो हैं, 3p2 और 3s2, ये दोनों जो गैप हैं, मतलब ये जो एनर्जी लेवल हैं 3p2 का और 3s2 का, इन दोनों के बीच में जो गैप है ये विजिबल होना बंद हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि ये दोनों आपस में आगे आकर के, ऐसा लगता है कि ये दोनों आकर के कुछ इस तरीके से मिल गए हैं, ऐसे, इस तरीके से ऐसा लगता है कि इस तरीके से दोनों आकर के मिल गए हैं, दोनों एनर्जी लेवल। मतलब हमारे कहने का ये है, जो ये वाला एनर्जी लेवल है और जो ये वाला है, ये आपस में मिल गए हैं, तो वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन उस समय पर आती है
जब हम इस सिलिकॉन के एटम को लोअर टेम्परेचर से निकाल के कहाँ रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे ला के रख देते हैं। जब रूम टेम्परेचर पे ला के रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि 3p2 का जो सबशेल है और 3s2 का जो सबशेल है, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है और ऐसा लगता है कि ये दोनों आपस में कहीं आकर के मिल गए हैं। ठीक है, तो जब मिल गए हैं तो क्या होता है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दीजिए, एक ये और एक ये। इसके अंदर भी 2 हैं, यहाँ भी 2 लगा देते हैं। जब हम इनको रूम टेम्परेचर पे ला के रखते हैं तो ये वाला जो केस है वो रूम टेम्परेचर का केस है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो 3p2 के इलेक्ट्रॉन्स थे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो 3s2 के इलेक्ट्रॉन्स थे, वो चारों यहाँ पर आकर के मिल जाते हैं। चार डॉट आप देख रहे हैं, चार डॉट दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ करके यहाँ पर मिल गए हैं, ठीक है, आपस में। और जब ये चारों मिल जाते हैं आपस में तो इनकी जो एनर्जी होती है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कि हम इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि आखिरकार कौन सा 3p2 का इलेक्ट्रॉन है और कौन सा 3s2 का इलेक्ट्रॉन है, मतलब कौन s ब्लॉक का है और कौन p ब्लॉक का है। ये केस तब होता है, अराइज होता है, जब क्या होता है, इसको रूम टेम्परेचर पे ला करके रख देते हैं। हाँ, सेपरेशन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको ला करके रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, या ऐसा कह लीजिए थोड़ा सा बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं सिलिकॉन एटम को। एनर्जी कैसे देते हैं किसी एटम को, उसको हीट करके, थर्मली, है ना। तो हमने हल्की सी हीट दी। जब हम हीट देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो आपके लास्ट वाले जो आपके इधर देख रहे हैं, 1s2 2s2 2p6, ये जो ऑर्बिट दिख रहे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता, वो जैसे के तैसे हमको दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चेंज इसमें दिखता है वो 3s2 और 3p2 में। क्या चेंजेस दिखते हैं कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे के पास पास आना शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो पास पास आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखो इनके बीच का गैप इतना था, ये गैप दिखाई दे रहा है आपको ए वाले केस में। लेकिन जो बी वाला केस हुआ, जब हमने इसको थोड़ा सा और ज़्यादा हीट कर दिया, तो हीट करने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स थे 3p2 के, ये इलेक्ट्रॉन्स थे 3s2 के, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये वाला गैप देखिए, ये वाला, ये थोड़ा सा कम हो गया है। तो इस केस को हम कह देते हैं, दूसरा नाम देते हैं बी। ये कौन सा केस है, ये तब का केस है जब ये दोनों थोड़ा थोड़ा पास आना शुरू हो जाते हैं, मतलब इनको हल्का सा टेम्परेचर मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, थर्ड केस में इनको और ज़्यादा हीट करते हैं। जब और ज़्यादा हीट करेंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के, वो और पास आना शुरू हो जाएंगे। और थर्ड केस कुछ इस तरीके का होगा कि जो ऊपर वाले 3s2 3p2 के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो 3s2 के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो आपस में कुछ इस तरीके से घुल मिल जाएंगे कि हमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन 3p2 लेवल का है और कौन सा इलेक्ट्रॉन 3s2 लेवल का है। ठीक है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि इस वाले केस में, बी वाले केस में, तो हमको थोड़ा सा एनर्जी गैप यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, हल्का सा गैप सेपरेशन दिख रहा है। लेकिन इस वाले केस में कहीं भी हमको कोई गैप नहीं नज़र आ रहा, ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन 3p2 सबशेल से आया है और कौन सा इलेक्ट्रॉन 3s2 सबशेल से आया है। मतलब कुछ ऐसा कह लीजिए कि आपस में बहुत ज़्यादा ये घुल मिल गए हैं, है ना। और इस तरीके से घुल मिल गए हैं कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा 3p2 का है और कौन सा s का है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अपनी भाषा में, सेमीकंडक्टर की भाषा में इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल के p सबशेल और s सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिक्सअप हो गए हैं, मतलब उनकी एनर्जी जो है वो आपस में इक्वल हो गई है, बराबर हो गई है। क्योंकि जब एनर्जी बराबर होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तभी तो मिक्सअप होंगे वो। तो इस वाले केस में क्या है, सबकी एनर्जी कैसी है, इक्वल हो गई है। ठीक है, ये थर्ड वाला केस है, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं सी। अब हम क्या करते हैं, और थोड़ा सा और ज़्यादा हीट करते हैं, देखते हैं और थोड़ा हीट करेंगे
तो क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ चेंजेस होते हैं या वो जैसे का तैसा बना रहता है? हम इसको थोड़ा सा और हीट करेंगे। जब थोड़ा सा और हीट करते हैं तो जो लास्ट केस होता है उसमें क्या है, हम ये देखते हैं कि इस ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में घुल मिल गए थे उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन एक जगह पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन एक पास में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन इसी में से एक पास इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक, फिर से समझिए हम जो बता रहे हैं। सी वाले केस में क्या था, जब एनर्जी को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, मतलब थोड़ा ज़्यादा हीट कर दिया गया था, तो पी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स और एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिक्सअप हो गए थे। मिक्सअप होने का मतलब क्या है कि वो उनके एनर्जीज आपस में इक्वल हो गई थी और कुछ इस तरीके से वो मिक्स हो गए थे कि हमको पता ही नहीं चल रहा था कि एस का कौन सा इलेक्ट्रॉन है और पी का कौन सा इलेक्ट्रॉन है। ठीक, फिर हमने क्या किया, हम देखते हैं थोड़ा सा और कुछ चेंज करके हमने थोड़ा सा उसको और एनर्जी सप्लाई दे दी, हल्का सा और हीट कर दिया। जब हल्का सा और हीट कर दिया तो हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आपस में घुल मिल गए थे, मिक्स हो गए थे, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन एक पास इकट्ठा हो गए और बाकी के इलेक्ट्रॉन एक पास इकट्ठा हो गए। इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड इकट्ठा हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे की साइड इकट्ठा हो गए और उन्होंने दो अलग अलग लेवल बना लिए। इसको हम लोग बोलेंगे अपर लेवल, इसको हम लोग बोलेंगे लोअर लेवल, क्योंकि नीचे है ये। और हम क्या देखते हैं कि इन दोनों लेवल्स के बीच में एक मोटा सा एनर्जी गैप बन के तैयार हो जाता है, मतलब एक बड़ा सा गैप दिख रहा है आपको, ये गैप दिख बन जाता है ये, है ना। ये जो गैप है, ये गैप क्या बताता है कि इस वाले पार्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, मतलब इस पार्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चले गए और वो नीचे नहीं आ पा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो नीचे आ गए वो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन नीचे हैं वो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन ऊपर हैं और नीचे नहीं आ पा रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप बन जाता है। इसी गैप को हम कहते हैं, यही जो गैप है ये हमारा कहलाता है एनर्जी गैप। ठीक है, और यहाँ पर कितने लेवल बन के तैयार हो गए हैं, ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं अपर लेवल, और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लेवल। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि इसी सिलिकॉन एटम के पी और एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स ने दो अलग अलग लेवल बना लिए, एक तरह से कह लीजिए दो अलग अलग पार्टी बना ली हैं। जैसे दो पार्टियां होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, अपोज करती हैं, एक दूसरे का विरोध होती करती हैं। और वो दोनों अगर एक साथ बैठा दिए जाएं, दो अलग अलग पार्टी के नेता अगर एक पास बैठा भी दिए जाएं ज़बरदस्ती कमरे में ला करके कि चलो बैठो चल के, तो फिर वो एक दूसरे की ओर पीट करके बैठेंगे, बात नहीं करेंगे। कहेंगे हमारे तुम्हारी विचारधाराएं नहीं मिल रही हैं, हमें तुम्हारी सोच नहीं मिल रही है, तुम उस पार्टी के हो हम इस पार्टी के हैं, है ना। सेम वही काम इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं यहाँ पर। जब उनको अलग अलग एनर्जी मिल जाती है तो एक अपर लेवल में जाके बैठ जाता है और एक लोअर लेवल में जाके बैठ जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स अपर लेवल में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लोअर लेवल में होते हैं। ठीक है, संख्या कम ज़्यादा नहीं होती है। मतलब अगर इसमें 4 हैं तो यहाँ भी 4 ही रहेंगे, इसमें अगर 8 हैं तो यहाँ भी 8 ही रहेंगे। संख्या से फ़र्क नहीं पड़ता है, नंबर काउंट नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर क्या काउंट होता है, सेपरेशन। ये जो गैप बन के तैयार होता है इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप, है ना। तो देखिए कैसे कैसे यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। पहले चेंज क्या हुआ, फर्स्ट चेंज ये हुआ कि जब ये बहुत दूर दूर थे तो हम देखते थे कि पी और एस के बीच में जो आउटर मोस्ट शेल है ना, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमको साफ साफ नज़र आ रहा था और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का गैप भी हमको दिखाई दे रहा था। अगली बार हमने क्या किया, एनर्जी को थोड़ा बढ़ा दिया, सेपरेशन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन्स पास पास आना शुरू हो गए, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत गैप हमको दिखाई दे रहा था। थर्ड केस में हमने क्या किया, एनर्जी को और सप्लाई कर दिया, थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दिया। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से घुल मिल गए कि हमको दिखना ही बंद हो गया कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पी सबशेल का है और कौन सा इलेक्ट्रॉन एस सबशेल का है, मतलब उनकी एनर्जी आपस में मिक्सअप हो गई।
मतलब हम ये कह सकते हैं एक लाइन में कि सबकी एनर्जी आपस में इक्वल हो गई, बराबर हो गई। यहाँ पे एनर्जी अलग अलग थी, यहाँ पे भी एनर्जी अलग अलग थी, यहाँ भी कुछ एनर्जी डिफरेंट थी, हल्का हल्का हमको महसूस हो रहा था। लेकिन थर्ड सी वाले केस में तो एनर्जी आपस में मिक्स हो गई, है ना। और जब हमने थोड़ा सा और इनको एनर्जी दी, बिल्कुल ला करके इनको रूम टेम्परेचर पे ही रख दिया, 27 डिग्री सेल्सियस पर एग्जैक्टली, तब हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन एक लेवल में चले जाते हैं, एक पास जाके इकट्ठा हो जाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन एक लेवल में आ जाते हैं, एक पास इकट्ठा हो जाते हैं। जो नीचे आके इकट्ठा होते हैं उनको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लेवल, और जो ऊपर आके इकट्ठा होते हैं उसको बोलते हैं अपर लेवल। और अपर लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक छोटा सा गैप हमको दिखना शुरू हो जाता है। ये गैप क्या कहलाता है, एनर्जी गैप। ठीक है, तो ये एनर्जी गैप हो गया, ये होता है, इसी को बोलते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी।